क्या वजह है कि इस तरह की मतलब अचानक ये चूक कैसे हुई? चलिए एक जर्नलिस्ट से चूक हो सकती है, दो से हो सकती है, लेकिन सबसे चूक कैसे हो? दिक्कत क्या है, आजकल जो एग्जिट पोल करते हैं या सर्वे करते हैं, तथ्यों को इस तरह से पेश करते हैं जैसे चुनाव कराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही सत्य है। टीम बिल्कुल जो सीधे जाते हैं, कहीं उनके स्तर पर भी कुछ गड़बड़ी होती होगी। हरियाणा में पूरा माहौल बना था भाई कि जाटों का वोट जो है वो गोलबंद हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में है। तो कई बार सर्वेयर के एंड पे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। आप गए गांव में, दो चार लोगों से बातचीत की और फिर आपको लगने लगा कि भाई ये तो पूरा माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। आपको या CSDS को प्रभावित करने की कोशिश किसी राजनीतिक दल ने या किसी संस्था ने या किसी सरकार ने की हो? एक MOU होगा, पैसे ऑफिस के अकाउंट में आएंगे, तो कहते ऐसे तो नहीं होता है पार्टी का सर्वे। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस देश में सर्वेक्षण एजेंसियों में है? यूके का पिछले दिनों जिसकी चर्चा हो रही थी, यूके में बहुत एक्यूरेट हुए हैं। नमस्कार, विनोद अग्निहोत्री पॉडकास्ट के कार्यक्रम खरी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने महात्मा गांधी की जयंती पर गांधीवादी चिंतक कुमार प्रशांत जी से बात की थी। इस बार हम बात कर रहे हैं, चूँकि हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं और उन नतीजों में जिस तरह से एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए, तो उसको लेके जो चुनाव की ये जो सेफोलॉजी है, सर्वेक्षणों का जो विज्ञान है, इस पर हम बात कर रहे हैं आज देश के जाने माने चुनाव विशेषज्ञ, सेफोलॉजिस्ट, CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार साहब से। संजय कुमार जी, आपका अमर उजाला के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में खरी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं और हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जिस तरह से सारे एग्जिट पोल एक तरफा कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे और नतीजे बिल्कुल उल्टे आए। हम लोग विश्लेषक, पत्रकार, सारे जो और जो राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सब कांग्रेस का पल्ला भारी बता रहे थे। या मैं खुद बता रहा था, या और हम दिल्ली वाले भी बता रहे थे और जो ग्राउंड में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं वो भी बता रहे थे, लेकिन कोई नहीं भांप पाया और बीजेपी ने अपने पिछले दोनों प्रदर्शनों से बेहतर तरीके से सरकार बनाई। जहाँ 2014 में उनके पास 47 सीटें आई थी, 2019 में 40 सीटें आई, इस बार 48 सीटें आई और वोट परसेंटेज भी बढ़ा। तो क्या वजह है कि इस तरह की मतलब अचानक ये चूक कैसे हुई? चलिए एक जर्नलिस्ट से चूक हो सकती है, दो से हो सकती है, लेकिन सबसे चूक कैसे हो गई? देखिए, अगर हरियाणा को संदर्भ मानते हुए बताऊं तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने सुना होगा ना कई बार, कि ऐसा कहते हैं कि भाई 45 साल का लड़का था, कोई बुरी आदत नहीं थी, न शराब पीता था, न सिगरेट पीता था, वॉक पे भी जाता था, मांसाहारी भी नहीं था, बिल्कुल सात्विक खाता था जीवन और सब कुछ करता था। अचानक एक दिन सोया और अगली सुबह उठा नहीं, हार्ट अटैक हो गया, कोलैप्स कर गया और पता ही नहीं चला। डॉक्टर से आप पूछें, बड़े बड़े डॉक्टर बताते भाई ये कह नहीं सकते ये क्या हुआ। तो हरियाणा कुछ हद तक वैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक से सिर्फ ऐसे लोगों की मौत होती है। जो एग्जिट पोल के संदर्भ में मैं देखूं तो कई ऐसी मौतें भी हो रही हैं एग्जिट पोल की, जो सारी गलतियां करते हैं, मतलब सारी आपने कोई परहेज नहीं रखा, वॉक भी नहीं करते, ओवरवेट है, सब कुछ है, मौत तो होनी है, उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हरियाणा तो उस तरह का है कि कुछ नहीं पता चल रहा है, लगता है कि भाई आखिर गलती क्यों हुई। लेकिन तमाम पिछले दिनों, मुझे लग रहा है साल डेढ़ साल में तमाम ऐसे एग्जिट पोल हो रहे हैं और वो उस तरह वाले हैं जो किसी चीज़ को कायदे से नहीं करते, कैसे करना है एग्जिट पोल कायदे से नहीं करते, तो गलती होने की तो पूरी संभावना रहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी ऐसे ही हुआ, लोकसभा उस समय भी जो एग्जिट पोल थे। हालांकि उसमें एक फर्क है उस पर हरियाणा की, कि उनकी दिशा ठीक थी, उनका आंकड़ा गलत था। आंकड़ा वो सब 400 तक पहुंचा रहे थे, जो कि 240 और 293 पे आके अटक गया एनडीए और बीजेपी का। दिशा लेकिन ये थी कि लीडिंग वही फैक्शन। हाँ, यहाँ तो दिशा भी उल्टी थी हरियाणा। बिल्कुल, मैं अब वो तो मैंने लाइटर नोट में कहा, लेकिन अगर गंभीरता से अगर देखने की कोशिश करूं कि हरियाणा में क्या होने की संभावना है, जब भी आप कोई पोल करते हैं, चाहे आप एग्जिट पोल करें या प्री पोल वो होता है चुनाव के जब आप पहले करते हैं, तो सबसे अहम बात होती है कि आपका जो सैंपल है
वो प्रतिनिधित्व करना चाहिए पूरे वोटरों का। कहने का मतलब हरियाणा के वोटरों में तकरीबन 22% जाट वोटर हैं, 20% दलित हैं, 7% मुस्लिम हैं, 5% सिख वोटर हैं और तमाम अदर जातियों के वोटर हैं। हाँ, तो आपने चाहे 5,000 का सैंपल लिया हो या 50,000 का सैंपल लिया हुआ, लेकिन इस सैंपल में उन जातियों का जो उनके अनुपात वैसा ही होना चाहिए। तो पहली सावधानी तो ये बरती जाती है। ये सावधानी मान लिया आपने बरती और आपके सैंपल में आपने 10-15 हज़ार का सैंपल लिया और इसमें ये सब बराबर बराबर आ गए, तो पहली सावधानी है। आपने क्वेश्चनर भी अच्छे से बनाया और उसके बावजूद अगर आपका आकलन एकदम उलट गया, जैसे हरियाणा में हुआ, एक संभावना दिखाई पड़ती है। आपने सैंपल में सब प्रोपोर्शन तो आए आपके, आपने सब कुछ ठीक से किया, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चलता कि वोट देने के दिन आखिर क्या जाट, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, एससी जो तमाम जाति के वोटर हैं उनके टर्नआउट का अनुपात क्या रहा। क्योंकि हमारे सैंपल में तो हमने सब प्रोपोर्शन लिया और वो बराबर बराबर हाँ ना कह रहे हैं, बराबर बराबर कह रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, लेकिन आखिर में जिस दिन चुनाव के दिन क्या ऐसा हुआ कि जाट उसी हिसाब से हो। जाटों के बीच में तो बहुत माहौल बना हुआ था कांग्रेस का, क्या दलितों का टर्नआउट या ओबीसी का टर्नआउट और जाटों का टर्नआउट एक प्रोपोर्शन में हुआ, या जाटों में इतना उत्साह था कि कुछ घर बैठ गए, कुछ घूमने चले गए, ये जीत ही रहे हैं जी चुनाव। और ओबीसी में गोलबंदी हुई, गोलबंदी जाटों में भी हुई, लेकिन आखिर हो सकता है चुनाव के दिन डिस्प्रोपोर्शनेट टर्नआउट का एक मामला दिखता है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से गलत साबित हुए उससे ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसकी संभावना है, इसकी संभावना है। मुझे इसकी काफ़ी संभावना लगती है कि जब सारी चीज़ें मेथोडोलॉजी ठीक हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई चूक तो है, तो चूक शायद यही मुझे लगता है हुई होगी। इस वक्त तो यही दिखाई पड़ता है, इसकी संभावना दिखाई पड़ती है, भी चूक हुई है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये विज्ञान है। हालांकि जैसे हम अपने सर्वे के बारे में बताएं, हम लोगों ने बहुत छोटा सा किया हरियाणा में सर्वे, 22 कंस्टिट्यूंसी ली, 110 लोकेशंस पे गए और हमारा पूरा सैंपल 2400 से थोड़ा सा ज़्यादा है। हमारा आंकलन और हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ। हमारे सैंपल में 40% महिलाएं थी, 19 से 20% जाट हैं, तो लगभग सारे समुदाय उसी प्रोपोर्शन में हैं। हमारा आकलन था बीजेपी को वोट 37% आएगा और कांग्रेस को 42% आया। हुआ क्या, 37 का 39.8 हो गया, तो बीजेपी का वोट जो हमने आकलन किया उससे 2.8 बढ़ गया और कांग्रेस का 2.8 घट गया। तो हमने जो फासला सोचा था बदल गए, तो वो बिल्कुल क्लोज हो गए, बिल्कुल उलट गए। तो अगर हम विधि के तौर पे कहें, देखिए दिक्कत क्या है, आजकल जो एग्जिट पोल करते हैं या सर्वे करते हैं, तथ्यों को इस तरह से पेश करते हैं जैसे चुनाव कराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यही सत्य है, हम तथ्यों को ऐसे नहीं पेश करते और मुझे लगता है कि तथ्यों को ऐसे पेश नहीं करनी चाहिए। हमने सिर्फ वोट शेयर बताया और 2.5, 2.8, 3% का मार्जिन ऑफ एरर, तो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर में मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बड़ा अच्छा सर्वे किया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा सर्वे वैसा नहीं है, उतना खराब नहीं दिखता है जितना दूसरों का दिखता है। हो सकता है कि वोट प्रतिशत उनका भी आकलन वैसे ही रहा हो, लेकिन किसी ने कहा 56 सीटें आएंगी, 60 सीटें आएंगी, कुछ तो ये भी कह रहे थे कि 70 भी आ सकती है। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये मार्जिन ऑफ एरर है, 2.5-3% तो होता है मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर यही हुआ, बीजेपी का वोट हमने अंडर एस्टिमेट किया, कांग्रेस को ओवर एस्टिमेट किया, लेकिन कोई बहुत खराब उस सेंस में आकलन नहीं है। लोकसभा चुनाव में यही हुआ होगा, शायद बीजेपी ओवर एस्टिमेट हो गई होगी और अपोजिशन अंडर एस्टिमेट हुआ होगा। हमने जब सर्वेक्षण किया था तो उसमें हमने बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया था, बाकी सारी पार्टियां लगभग एक जैसी थी। हमने 22 या 23% का आकलन, हमारा 21% का आकलन कांग्रेस के लिए था, 22.5 आया। हमारा आकलन बीजेपी के लिए 40% था, बीजेपी 3.5% कम थी। बाकी सारी पार्टियों का आकलन, हमें तो मतलब मुझे तो इस बात का गर्व होता है हमारी टीम पर कि छोटी छोटी पार्टियों का, जेजेपी हमने 1% का 1% वोट आया। आप अगर बीएसपी, हाँ, आम आदमी पार्टी का 2% वोट का, उनको 2% वोट आया। छोटी पार्टियों को पकड़ पाना मुश्किल होता है, बड़ी पार्टियों को पकड़ पाना आसान होता है क्योंकि उनके वोटर ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ी बहुत चूक रही होगी, या ये चूक जो है वो मेथोडोलॉजिकल मेथड के अंदर ही है।
नहीं, जैसे ये साइकोलॉजी को एक विज्ञान माना जाता है कि भाई ये एक विज्ञान है, पश्चिम में तो इसका बहुत चलन है और वहाँ एक्यूरेसी भी ज़्यादा है नतीजों को लेकर के। भारत में विज्ञान अगर है तो ये प्रचार से प्रभावित क्यों हो जाते हैं हमारी रिजर्व एजेंसियाँ जो है, जैसे मान लीजिए बीजेपी का प्रचार बहुत तेज है या कांग्रेस का जैसे हरियाणा में बहुत सघन हो गया था, जो माहौल जिसको हम बोलते हैं उस माहौल से प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? विज्ञान अगर है तो माहौल कुछ भी हो, आप ग्राउंड पे अगर जा रहे हैं तो उस हिसाब से नतीजे आने चाहिए। देखिए, दूसरे एग्जिट पोल के बारे में हमारे पास डिटेल्स नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है कि आपने ठीक कहा। अगर आप हरियाणा देखें, मध्य प्रदेश देखें, छत्तीसगढ़ देखें, जिस पार्टी का माहौल बनता हुआ दिख रहा था, ज्यादातर पोल्स ने कहा वही पार्टी जीतेगी और वो पार्टी हार जाती है। तो तीनों जगहों पर एक ट्रेंड है और मैं कह भी रहा हूं कि इसे गंभीरता से समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस पे रिसर्च की जरूरत है कि आखिर क्या हो रहा है। मुझे लगता है ज्यादातर पोल्स के पहली दिक्कत तो ये होती है कि सैंपल जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, और सैंपल में कौन ज्यादा लोग आते हैं या आने की संभावना है, जो माहौल बना रहे हैं। आप हरियाणा के अलग अलग जगहों में जाएंगे, जो माहौल बना रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और उनसे ही अगर बात करेंगे, और अगर आपके सैंपल में वो ज्यादा आ गए तो आपके वोट शेयर का अनुमान गलत होगा, और वोट शेयर का अनुमान गलत होगा तो सीटों का अनुमान गलत होगा। ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो सैंपल कलेक्शन करने वाले फुट सोल्जर्स हैं, जो टीम बिल्कुल जो सीधे जाते हैं, कहीं उनके स्तर पर भी कुछ गड़बड़ी होती होगी, क्योंकि जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं जो बैठे हुए हैं वो तो जो सैंपल आएगा उसी पे एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन तो असली जिम्मेदारी जो है उनकी है, जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो किस वर्गों में जा रहे हैं, किन से बात कर रहे हैं, माहौल से कितना प्रभावित हो रहे हैं, कितना नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको भी जांचने और देखने की जरूरत है। थोड़े जो सर्वेयर हैं उनको भी थोड़े ट्रेनिंग की और जरूरत है। हो सकता है इसकी संभावना है कि जिनका माहौल बना हुआ है, अब जैसे हरियाणा की ही के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में पूरा माहौल बना था भाई कि जाटों का वोट जो है वो गोलबंद हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में है। तो कई बार सर्वेयर के एंड पे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। आप गए गांव में, 2-4 लोगों से बातचीत की और फिर आपको लगने लगा कि भाई ये तो पूरा माहौल बना हुआ है कांग्रेस के पक्ष में, और बाकी लोगों से जिनके आपके इंटरव्यू करने थे, डेटा कलेक्ट करना था, शायद उतनी सावधानी से नहीं की और आपको लगने लगा। सवाल पूछने पे भी निर्भर करता है। आपने पूछा अगर ये तो कांग्रेस जीत रही है ना। हाँ, अगर तो आपने इसको कहते हैं एक तरह से रॉन्ग तरीका है क्वेश्चन रिस्पॉन्स, न्यूट्रल क्वेश्चन नहीं है। सवाल पूछना चाहिए आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं या आपने किस पार्टी को वोट दिया। लेकिन आपने पूछा तो आप कहेंगे कि सब तो कह ही रहे थे कांग्रेस, तो मैंने पूछ दिया तो कांग्रेस जीत रही है ना, तो कि बीजेपी जीतेगी। इतने में ही तरीका बदल जाएगा। आपने इतना दबाव डाल के पूछा कांग्रेस जीत रही है ना, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। उसको लगता है यार मुझे तो लग नहीं रहा, लेकिन ये ऐसे कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, वो भी कह देता हाँ हाँ कांग्रेस ही जीत रही है, मैंने भी कांग्रेस को ही वोट दिया। तो कई लेवल्स पे मुझे लगता है दिक्कत है। ये भी जिसका आपने जिक्र किया इसकी भी दिक्कत होगी। अच्छा, जैसे कई बार सर्वेक्षणों में अलग अलग तक नतीजा, एक एजेंसी कुछ कह रही है दूसरी कुछ कह रही है। ऐसे भी समय आया अभी बिहार के चुनाव में जैसा था 2015 में कि कुछ एजेंसीज महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे थे, उनकी सरकार बना रहे थे, कुछ ने बीजेपी एनडीए को दिखलाया था। तो जब तरीका एक ही है भाई, विज्ञान में तो ये होता है कि इतना ये प्रोपोर्शन में आप केमिकल्स मिलाइए तो प्रोडक्ट ही आएगा, या गणित में 2 और 2 4 ही होंगे। तो जब अगर वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण हो रहा है तो कई बार नतीजे अलग अलग क्यों आते हैं? आपने कहा वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण हो रहा है, हमें पता नहीं है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ लोग वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें कुछ ढील दे रहे हैं, कुछ उसमें कमियां हैं। हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ये जो तमाम जिसको कहते हैं फ्लाई बाई नाइट, आपने देखा होगा इस बार भी कुछ ऐसे नाम के साथ एग्जिट पोल आए जिनका हमने कभी नाम सुना नहीं, और हो सकता है आने वाले 2-3 साल फिर सुनेंगे नहीं। अब कैसे इन पे भरोसा करें जिनको हम जानते नहीं, जिनका नाम सुना नहीं, कि क्या वो विधि के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए ये एक पहलू है, दोनों पहलू है, मैं दोनों पहलुओं का जिक्र करूंगा। एक पहलू तो ये है कि हमें पता नहीं है कि सब एक विधि से सर्वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 5 लोग हैं और 5 लोगों ने सचमुच एक ही विधि से सर्वे किया, गुंजाइश कम है कि आपको बिल्कुल उलट नतीजे आएंगे। ये जरूर है कि ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन अगर आप दिशा अलग नहीं होगी, दिशा अलग होनी नहीं चाहिए। कि सर्वेक्षण जो होते हैं, जो प्री पोल सर्वेक्षण होते हैं, एग्जिट पोल नहीं, उससे पहले सर्वेक्षण जी,
तो उनमें तो मान लीजिए 3 महीने पहले किसी ने सर्वेक्षण किया, नतीजा कुछ आया और चुनाव के बाद नतीजा कुछ, तो इसमें हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसे मुद्दे आ गए जो शायद उस सर्वेक्षण में कंसीडर नहीं हुए होंगे, या मतदाता का मन बदल भी जाता है अगर समय होता है। बिल्कुल। तो वो तो समझ में आता है। एग्जिट पोल एक ऐसी चीज़ है कि जब आदमी वोट डाल के निकलता है तो आमतौर पर वो झूठ कम बोलते हैं लोग, और उनको भी गुप्त रूप से डालना होता है डब्बे में, उसमें जो है, तो इसलिए माना जाता है कि एग्जिट पोल काफ़ी हकीकत के नज़दीक होंगे। इसलिए, लेकिन अब जो अनुभव जिस तरह लगातार लोकसभा चुनाव और ये, इससे इनकी साख पे तो असर पड़ा ही है। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि तमाम सारे ऐसे नाम आ जाते हैं करने वाले हर चुनाव में कि जिनको पहले नहीं सुना गया, और चेहरे भी ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई क्रेडिबिलिटी पता नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी तरह की कोई एक्सपीरियंस, उनका अनुभव का कुछ नहीं है, उसके बावजूद वो करते हैं, उनको सब्सक्राइब करते हैं लोग, तमाम चैनल्स या मीडिया हाउसेस उनको पैसा देके कराते हैं, तो और फिर नतीजे गलत भी निकलते हैं। तो एक तो इस विधा का दुरुपयोग भी हो रहा है, और दुरुपयोग के कारण भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है? इस पे 2 उदाहरण और दूंगा, फिर मेडिकल का उदाहरण और क्रिकेट का उदाहरण, कि भाई हमें डॉक्टर को अगर दिखाना होता है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, हम रैंडमली किसी के पास जाते हैं बिना किसी के डॉक्टर के पास जाने बने। लेकिन आपको सर्वे कराना होता है, आपको मतलब जो भी सर्वे करा रहे हैं वो किसी के पास भी चले जाते हैं, कोई भी आ जाता है और उनसे करा लेते हैं। आईपीएल के मैच में आपको पता कितना बड़ा इवेंट है, तो कोई भी टीम किसी भी प्लेयर को ले लेता है नहीं, उसकी हिस्ट्री देखता है कि अरे यार इसने रणजी में अच्छा खेला है, इसने दिलीप ट्रॉफी में रन बनाया है, और तब उसको लेते हैं। ऐसा नहीं कि सड़क चलते किसी को ले लेते हैं। दिक्कत यह है कि आज सड़क चलते हर व्यक्ति इलेक्शन एक्सपर्ट तो है ही है हिंदुस्तान में। आज क्या हो गया है, आज वो सब सेफोलॉजिस्ट भी हो गए हैं, आज सब इलेक्शन एनालिस्ट हो गए हैं। सबने अपने ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो सब कहते हैं हमारी एजेंसी है, हम इलेक्शन कंसल्टेंसी करते हैं, हम सर्वेस करते हैं। तो थोड़ी उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग उस सेंस में है कि कई बार पार्टियों को लगता है कि अगर आपने एक प्री पोल किया और जब वो नतीजे आप अखबार में, टेलीविज़न में, पॉपुलर मीडिया में उसको देंगे और ये दिखाएंगे कि हमारी पार्टी जीत रही है, पार्टी ए या पार्टी बी जीत रही है, तो आपके पक्ष में माहौल बनेगा। और कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो तुरंत तैयार हो जाती हैं इसके लिए, भाई माहौल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होगा 10 साल 15 साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। जी जी। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसमें कई लोग ऐसे थे जो ये कहने को तैयार थे कि मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो कुछ नामी गिरामी लोग भी थे, बड़े नामी गिरामी लोग भी थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर दूंगा, बड़ा उलटफेर तो नहीं करूंगा। उसी दौरान मुझे याद है एक सज्जन मेरे पास भी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एक सर्वे कराना है, हमें एक ऐसे सर्वे की विधि बताइए जो एक खास पार्टी को जीतता हुआ दिखाए। तो मैं मुस्कुराया और मैंने कहा कि ऐसी विधि तो मुझे नहीं आती कि एक खास पार्टी को जीतता हुआ दिखाऊं, लेकिन बहुत साधारण सा एक उपाय है, मैं आपको बताता हूं। यहीं पर बैठे मेरे दफ्तर में एक टेबल बनाएं और उसमें आंकड़े लिख दें और वो पेश कर दें और आप पेश कर दें, आपके सारी मेहनत बच जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो अगर आप ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ऐसी सांठगांठ हो रही है, तो नतीजे तो गड़बड़ आने की गुंजाइश भी है। और दूसरा, आपने जिस बात का जिक्र किया, जो सवाल था, दुरुपयोग यही है, दुरुपयोग। क्योंकि राजनीतिक दल भी, आपने कहा ही कि ये पार्टी बी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरह का दुरुपयोग इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं एक चैनल पे गया डिस्कशन के दौरान, तो मुझे बोला गया कि किसी एक पार्टी के बारे में, इसके बारे में जरा ज़्यादा तीखा मत बोलिएगा। तो मैं मुस्कुराया, ऑन एयर नहीं था। मैंने कहा अगर तीखा ना भी बोलूं और इनके बारे में पूरे शुगर कोटेड चीज़ें, तो क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? जीतने की तो कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है पहले, आज से 10-15 साल पहले कम होती थी। आज दोनों पक्ष इसके लिए तैयार हैं। एजेंसियां जो कह रहे हैं फ्लाई बाय नाइट, पता ही नहीं है ये कौन से लोग हैं, और बाकी जो संस्थान हैं जो वो सब कराते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इसीलिए इनकी साख जो है वो लोगों के बीच में खराब हुई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब एक समय था कि जैसे मौसम की भविष्यवाणियों का लोग मजाक उड़ाते थे, ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों पर भरोसा लोग कम करते थे कि यार ठीक है बोल दिया, क्योंकि उसमें भी पंडित लोग अलग अलग बताते हैं। सर्वेक्षण एजेंसियों की या एग्जिट पोल्स की भी स्थिति करीब करीब कमोबेश यही हो गई है
जो कि मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए एक भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में। हाँ, देखिए दो चीजें हैं, निश्चित रूप से कम हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव का जो फियास्को था, आप देखिए तमाम एक आध चैनल को छोड़ दें, अच्छे मतलब प्रतिष्ठित चैनल को छोड़ दें, बाकी चैनलों ने इस बार किया नहीं एग्जिट पोल। हाँ, नहीं। 2-4 लोगों ने करके इधर उधर दिखाया, पता नहीं कैसे किया, लेकिन लोगों ने नहीं किया। एक झटका तो लगा है, हरियाणा के बाद दूसरा झटका, ये और बड़ा झटका है, ये उसके बाद बड़ा झटका है। अब सवाल ये है कि क्या इन पर प्रतिबंध लग जाए, बंद कर दिए जाएं। मुझे नहीं लगता है कि प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता ज़रूर है कि इनको बाध्य किया जाए, ऐसी संस्थाओं को जो भी सर्वे लेके आएगा, जो भी एग्जिट पोल लेके आए, कुछ मापदंड जो हैं वो आपको दर्शकों के बीच में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने पड़ेंगे। मेथोडोलॉजी पूरी जो है, फंडिंग कहाँ से हुई, हाँ, मेथोडोलॉजी क्या है। ये ज़रूर है कि टेलीविज़न अखबारों में स्पेस की कमी होती है, लेकिन लिमिटेड स्पेस में भी आप कुछ अहम बातें जनता के सामने ला सकते हैं। सबसे पहली बात है कि फंडिंग आपकी कहाँ से हुई, ये सबसे अहम, ये बड़ी अहम बात आपने बताई कि फंडिंग का, क्योंकि सोर्स जो है, अगर फंडिंग का स्रोत पता लग जाएगा तो पता लग जाएगा कि इसके पीछे जो है कहानी क्या है। और बहुत बेसिक डिटेल, आपके सैंपल का प्रोफाइल क्या है, आपने सर्वे कब किया, फेस टू फेस किया, फोन पे किया, बहुत छोटी सी बातें हैं। उसका क्षेत्रवार क्या है, वर्ग वाइज, और उसके लिए कोई बड़े स्पेस की जरूरत नहीं है। मतलब टीवी के भी स्क्रीन में एक स्लाइड में काम चल जाएगा, और अखबार में भी मतलब 4x4 इंच के उसमें आ जाएगी चीजें। और हम हमेशा करते रहते हैं। हमने हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर का जो सर्वे किया, उसकी खबरें और उसकी पूरी जो रिपोर्ट है, हरियाणा की रिपोर्ट अमर उजाला में छपी, हिंदू में छपी, जो जम्मू एंड कश्मीर की रिपोर्ट है वो हिंदू में छपी, किसी अन्य अखबार में छपी। आप देखेंगे हम एक बॉक्स देते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में, बहुत छोटा सा है, लेकिन कम से कम ट्रांसपेरेंसी है। नहीं, इसीलिए सीएसडीएस तो मैं अपनी तारीफ या सीएसडीएस की तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये मेथड कंपलसरी होना चाहिए। आप देखें, एक पिक्चर बनती है, हम 3 घंटे पिक्चर देख के आते हैं, हम उसको कहते हैं बेकार पिक्चर थी, अच्छी पिक्चर थी, पसंद आया, नहीं पसंद आया, लेकिन पिक्चर शुरू होने और आखिरी में होता है इसका डायरेक्टर कौन था, हीरो कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, प्रोड्यूसर कितना इंपॉर्टेंट है। और बाद में चर्चा होती है जब पिक्चर अच्छी लगती है, ये प्रोड्यूसर का पिक्चर था, इसका ऐसी इतनी सारी चीज, डिटेल की तो जरूरत है। जब आप पूरा बड़ा फिल्म दिखा रहे हैं 3 घंटे का, रात के 7 बजे शुरू करते हैं और 9-10 बजे तक चलते हैं, मैं एग्जिट पोल के प्रोग्राम का जिक्र कर रहा हूँ, तो क्यों ना उसके पहले थोड़ा सा ये दिखा दें। इसका मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि इसमें इसको रेगुलेट करना चाहिए, इस पूरे उसको जो है। बिल्कुल, मैं इस बात की से पूरी तरह सहमत हूँ। इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, और रेगुलेट करने का मतलब एक ही वर्ड है, ट्रांसपेरेंसी। कुछ चीजें हैं, कुछ मापदंड जिस पर आपको खरे उतरने की जरूरत है। तो रेगुलेट कौन करे, सरकार करे या जो मीडिया एजेंसीज हैं वो रेगुलेट करें उसको, क्योंकि वो दिखाते तो वही हैं। हाँ, देखिए सरकार के लिए तो मतलब पता नहीं कौन से रूल किसके तहत करेंगे, क्योंकि वो फिर ये हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और ये सब का मामला आना शुरू होगा, फिर सरकारी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, सरकारी कंट्रोल हो जाएगा, उसकी भी कोई साख नहीं बचेगी। आजकल तो ये भी है ना कि जैसे ही सरकारी कंट्रोल होगा तो बोलेंगे सरकार के साथ सांठगांठ जिसकी अच्छी है, तो वो तो अब किसी तरह से चीजों को निकाल लेते हैं, वो वही वाला मामला हो जाएगा। नतीजों के बारे में कहा जाएगा सरकार के दबाव में आपने किए। लेकिन जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इस तरह की कोई संस्था हो सकती है, उन्हीं को जिम्मेवारी दी जा सकती है कि भाई अगर कोई ओपिनियन पोल आ रहा है तो ये बेसिक मापदंड है जिस पर किसी भी पोल को के ये एनबीए वगैरह है, जैसे कुछ भी कोई एक संस्था है, अगर ये आप उम्मीद करें कि जो पोल्स करने वाले हैं वो स्वयं करेंगे, इसकी संभावना तो बहुत कम है कि आपस में एक समझौता और सहमति बननी चाहिए। इसको बहुत सिंपल है वैसे तो, जो आपका कस्टमर है जिसके लिए आप सर्वे कर रहे हैं, अगर वो आप पे थोड़ा सा दबाव डालें तो आप बड़े आराम से ये चीज हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। ये निर्भर करता है जो मीडिया, जो कस्टमर है, जो और जो माध्यम है, चूंकि जो दर्शक है तो अखबार में देखता है या टीवी में देखता है, एजेंसी का तो कोने में नाम होता है, तो साख तो उसकी भी उसमें आ जाती है ना। जैसे मान लिया अमर उजाला ने कोई सर्वे छापा, तो अगर वो सही निकल गया तो अमर उजाला की तारीफ होगी, भाई अमर उजाला का सर्वे बिल्कुल सही निकला, साथ में एजेंसी भी जोड़ देंगे लोग। एजेंट ठीक बोल रहे हैं, और अगर गलत निकला एजेंसी तो थोड़े कम पड़ते हैं। हाँ, वो बड़ा जो प्लेटफॉर्म होता है उसी की बात करते हैं। जैसे अमर उजाला का जिक्र किया, तो अमर उजाला का सर्वे बहुत अच्छा था, या अमर उजाला का सर्वे बेकार, हाँ, गड़बड़ हो गया, यही होगा। हाँ। लोग ये नहीं देखेंगे अमर उजाला का सर्वे किसने किया है। तो इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी तो मुझे लगता है उन चैनल्स की, उन अखबारों की, मीडिया संस्थानों की है कि
इस तरह से क्रेडिबल एजेंसी सर्वे कराएं, और ये जो आपने बताया कि सारे पैरामीटर्स जो उनके होने चाहिए, उन पूरा डिटेलिंग होनी चाहिए सारी, जो है कि कितना सैंपल साइज़ है, किस पीरियड में किया गया है, किस क्षेत्र में किया गया है, कौन कौन से वर्ग शामिल किए गए हैं, आयु वर्ग क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। और फंडिंग वाला जो आपने कहा ना, तो फंडिंग बहुत बड़ी जरूरी देखिए, चीज़ बहुत मतलब कुछ दूसरे उदाहरण देके बताओ। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम मकान लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, हम कस्टमर हैं, हम उससे डिटेल्स पूछते हैं, जी, है ना। डिटेल्स, कुछ तो जानकारी दो। हम गाड़ी के एक्सपर्ट नहीं है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है, फिर भी थोड़ी सी तो चीज़ पूछते हैं, छोटी मोटी बेसिक्स तो जानना चाहते हैं जी, कि भैया ये 5 सीटर है या 7 सीटर है, इतना तो बेसिक पता होता है हमें। जी, जी। इतनी भी जानकारी नहीं ले और हम जाएं पैसे लेके और कहें गाड़ी दे दो लेके तो कोई चले भी गाड़ी लेके चले चले आएंगे। आएंगे। अब वो पता नहीं, वो सेकंड हैंड दिया, गाड़ी ठुकी हुई थी, गाड़ी एक्सीडेंट की हुई थी, क्या था पता नहीं हमें। तो कम से कम जो भी संस्था सर्वे करा रही है, उतने पैसे खर्च हो रहे हैं, आपकी साख लगी दांव पर लगी हुई है। तो जब साख दांव पर लगी हुई है, इतनी सी जानकारी तो मांगे सर्वे करने वाले से। क्योंकि मुझे याद है 2004 का लोकसभा चुनाव में भी सारे एग्जिट पोल्स में गलत साबित हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे कई जगह एग्जिट पोल्स सही साबित हुए, तो उनकी साख बनी थी। एक मोटे मोटे तौर पर लोगों को भरोसा होने लगा था और लोग उसको देखते थे। लेकिन फिर ये जो स्थिति आई, खास करके लोकसभा चुनाव, बीच बीच में कई जगह गलत भी हुए विधानसभाओं में, लेकिन किसी एजेंसी गलत हुआ, किसी का सही हुआ, इस तरह। लेकिन एक तरफा जो है, जिस जो लोकसभा चुनाव और ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ है, तो इससे बहुत असर पड़ा है। और मुझे लगता है एक चीज़ और, मैं जो चुनाव से अलग होके, कि एक तो चुनाव के सर्वेक्षण होते हैं, अगर सर्वेक्षण इसी तरीके से होते हैं तो बहुत सारे जो गैर राजनीतिक सर्वेक्षण होते हैं, हेल्थ को लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के, जो, तो इसका मतलब उनमें भी काफ़ी झोल होता होगा। जब जो सर्वेक्षण राजनीतिक गतिविधियों के लिए किए जाते हैं और उनमें अगर इस तरह से गलतियां निकलती हैं, तो बाकी सर्वेक्षण की क्रेडिबिलिटी पर भी इसी सवाल के लिए मैं कहता हूं कि वोट शेयर एस्टिमेट देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप वोट शेयर, जो फिर मैं CSDS के सर्वे का जिक्र करूंगा, और मैं कह रहा हूं विधि के हिसाब से जो हमारा आकलन है, कोई गड़बड़ नहीं है। दुनिया का कोई भी, आप किसी भी ओम्बड्समैन को बिठा दें और कहें कि ये सर्वे जो 2.8% एक पार्टी को अंडर एस्टिमेट किया और 2.8% ओवर एस्टिमेट किया, तो सर्वे क्या एकदम बेकार है? कोई भी नहीं कहेगा। किसी भी मेथड से जांच पड़ताल करा लें, कहेंगे नहीं इतना तो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर में है, ठीक है, थोड़ा कम होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये सर्वे एकदम बेकार है। लेकिन जैसे ही सीटों में कन्वर्ट करते हैं, उदाहरण कहने का ये मतलब है, सर्वे की विधि जितनी जानकारी उससे दी जा सकती है उतनी दीजिए और उससे मत कीजिए। अब मैं उदाहरण दूसरा एक देता हूं, ये एक्सप्रेसवे आजकल बन रहे हैं जी। पहले तो नहीं थे, 20 साल पहले एक्सप्रेसवे, हम सब हाईवे से जाते थे, उस समय स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे होते थे, हम 70-80 पे गाड़ी चलाते थे। अब तो एक्सप्रेसवे पे 100 से नीचे तो कोई चलता ही नहीं है। अब मुंबई वाले एक्सप्रेसवे पे 120-130 का लिमिट ही है। हाँ। तो आप निकल गए मारुति 800 लेके, पुरानी वाली आपके पास पड़ी हुई थी या ऑल्टो, और आप चले गए एक्सप्रेसवे पे, क्यों लिखा है 120 तक चला सकते हैं, तो आप 120 पे चलाने लगे। तो भाई 120 पे चलाने के लिए गाड़ी भी तो वैसी चाहिए थी, 120 वाली चाहिए, 120 वाली चाहिए थी। तो इतना मिसमैच आपने कर दिया, तो क्रैश की गुंजाइश तो रहेगी, ज्यादा ही रहेगी। हाँ, हो जाती है। तो यही है कि मिसमैच ये है, विधि क्या बताता है, एक्सप्रेसवे पे आप 120 पे चलाएं गाड़ी, लेकिन गाड़ी भी वैसी लाइए। लेकिन अगर आप मारुति 800 लेके चले हैं तो 70 पे ही चलाइए, उसको 120 पे मत चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट होगी, और एक्सीडेंट होगा तो आपकी जान जाएगी। तो जो एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल, क्या उससे गुंजाइश है? अब आपने देखा होगा आजकल क्या कहते हैं, इस सीट पर कड़ा मुकाबला, इस सीट पे ये जीत रही, इस सीट पे। विधि ये नहीं बताता कि कांटे का मुकाबला, इसलिए जरूरत नहीं है। आप एक मोटा अनुमान लगाते हैं, आप मोटा अनुमान लगाइए, आप एक एक डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं? एक चीज बताइए मेरी, कि ये एक विधा है, एक विज्ञान है, एक तरह से विद्या है, तो क्या जैसे दूसरी तमाम विधाओं के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोर्सेज हैं, क्या इसके लिए नहीं होने चाहिए? जो आदमी आए वो सर्वेयर बन गया, वो सर्वेक्षक बन गया, और डेटा एनालिस्ट बन गया, जो कल को मेरा मन हो मैं भी डेटा एनालिस्ट बन जाऊँ, कोई दूसरा बन जाए मेरा। तो आखिर जैसे आपने डॉक्टर का उदाहरण दिया, तो डॉक्टर कहीं से डिग्री लेके आता है, मेडिकल MBBS करके आता है, इंजीनियर कहीं से डिग्री लेके आता है, जो सोशल साइंसेज के लोग हैं वो भी कहीं से पढ़ करके डिग्री लेके आते हैं, मीडिया पत्रकारिता के लोग जो है BJ और MJ करते हैं। तो
आखिर सेफोलॉजी के लिए भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और इस तरह के कोर्सेज नहीं होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है जिस तरह से आजकल मशरूमिंग ग्रोथ हो रहा है, तमाम लोग पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो गए हैं और सर्वे एजेंसीज खोल दी है। जैसे अगर आप खासकर नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में अगर आप घूमें, गली गली पे प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खुली होती है, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खुली होती है। और आजकल एक नई चीज हो गई है, ब्यूटी पार्लर भी खुल गए उसी तरह से। तो भाई ब्यूटी पार्लर वाले तो फिर भी कुछ ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन नहीं आएंगे, कम से कम स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं लेके आएंगे तो क्या होगा? आपकी चमड़ी खराब कर देंगे, आपके बाल खराब कर देंगे। तो वही हो रहा है कि तो लोग क्यों ब्यूटी पार्लर से जाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप गलत जगह पे गए हैं तो आपको गलत ट्रीटमेंट होगा। आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई 6 महीने का कोर्स हो, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर क्या ट्रेनिंग की जरूरत? उनको लगता है ट्रेनिंग की तो कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाते हैं अपना दुकान खोल। नहीं संजय जी, जैसे मैं बताऊं, जैसे हम जब जर्नलिज्म में आए थे 40 साल पहले, तो हमने कोई जर्नलिज्म में कोर्स नहीं किया था। हम तो JNU से MPhil कर रहे थे और इम्तहान हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, हम उससे पास हो गए, आ गए, बाद में सीख लिया। उस समय आमतौर पर कोई एक IIMC छोड़ करके कोई जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे, कहीं नहीं थे। वो लोग बाग ऐसे ही आते थे और सीखते थे। लेकिन आज किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट में अगर एंट्री लेनी है तो उसके लिए जर्नलिज्म की डिग्री जरूरी है, चाहे अखबार हो चाहे TV चैनल हो। अब डायरेक्ट एंट्री उस तरह से नहीं हो रही है। तो क्या, जैसे मान लीजिए ठीक है, एक दौर में अभी सेफोलॉजी में लोग आए, अपने अनुभव से आए, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह इसका विस्तार हुआ है, तो ऐसे में इसमें एक मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास 6 महीने का तो सर्टिफिकेट कोर्स हो, कम से कम CSDS के साथ आपने काम किया है, उसका कुछ कोर्स हो, या किसी और एजेंसी के साथ। आपके उदाहरण को ही मैं बताता हूँ। आपने अभी भी आपने कहा आज अगर जर्नलिज्म ज्वाइन करना है, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई ना कोई डिग्री, कोई ना कोई ट्रेनिंग की जरूरत है जी। लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं आपने की। आप अपना तो खोल ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई मना ही नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप अपना, आपके पास पैसे हैं, आप अपना टेलीविजन चैनल खोल दें, अखबार खोल दें, बिना किसी ट्रेनिंग का। अब तो YouTube वाले सब तो वही है दिक्कत। हाँ। कि हमारे पास कोई आएगा, कोई भी अच्छी संस्था के पास कोई आएगा कि हम आपकी संस्था में काम करना चाहते हैं, निश्चित रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, ट्रेनिंग क्या है, क्या पढ़ के आए हो। अब हमारे पास कोई सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आएगा तो हम उसको कहते हैं पोलाइटली कि भैया ये जगह नहीं है आपके लिए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप बेहतर काम कर सकते हो दूसरी जगह पे। हमारे यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, डेटा एनालिसिस की उनको विधि का पता होता है, कुछ ट्रेनिंग, हम उन्हें सहस्र स्वीकार करते हैं और कहते हैं हाँ आप आ जाओ हमारी टीम में, मुझे लगता है कि इनके आने से हमारी टीम मजबूत होगी। तो हमें, लेकिन उसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको मैंने मना कर दिया, और मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, उनको तो हम मना नहीं कर सकते। तो रेगुलेशन इस तरह से है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली तो वो कर ही सकते हैं, और यही आजकल हो रहा है। आखिर में अपना कोई ऐसा अनुभव बताइए जब आपको या CSDS को प्रभावित करने की कोशिश किसी राजनीतिक दल ने या किसी संस्था ने या किसी सरकार ने की हो और आपने उसको मना कर दिया। एक ही बार जी, जिस स्टिंग ऑपरेशन का हम जिक्र पहले कह रहे थे, उस स्टिंग ऑपरेशन की मुझे आज भी याद है कि वो हमारे लैंडलाइन पर फ़ोन आया और उन्होंने हमसे बात की और यही चर्चा खूब लंबे समय तक की, हमें ऐसा सर्वे कराना है, हमें वैसा करवाना है, आप कर सकते हैं, आपके पास हम आए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। ऐसा सर्वे का मतलब किसी एक खास पार्टी को जीतते हुए दिखाना, ये करना है। और मैं बार बार कहता रहा कि भाई हम ऐसा काम करते ही नहीं है, हम ना तो पार्टी के साथ काम करते हैं, मतलब संस्थागत तौर पर न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं, न किसी लीडर के साथ काम करते हैं, और आप तो ऐसी बात कह रहे हैं करने के लिए जो संभव ही नहीं है, जो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हम न तो नदी में और तालाब में तैरते और आप हमें कह रहे हैं समुंदर में घुस जाओ। हमने जो चीज किया ही नहीं है पहले कभी, तो समुंदर में कैसे कूद जाए। तो उसी समय मुझे याद है, और बाद में जब ये टीवी पर खबर आई और पूरा चर्चा हुई, तब मैंने रिकनेक्ट किया कि अच्छा वो एक दिन जो फोन आया था और बहुत परसिस्टेंट था वो व्यक्ति, तो फोन शायद उसी के लिए था, वही स्टिंग ऑपरेशन था कि हमें। ये तो स्टिंग ऑपरेशन की बात है, लेकिन कभी खुले तौर पर कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आपके पास आया हो, कांग्रेस का, बीजेपी का या किसी और पार्टी का, कि हमारे लिए कर दीजिए आप इस तरह का? नहीं, आते थे। हाँ। आज भी आते हैं कई बार, लेकिन हम ये कहते हैं कि संस्थागत तौर पर
हमारी संस्था के लिए मैंडेट है कि हम जो भी रिसर्च करेंगे वो पब्लिक डोमेन में जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी के लिए सर्वे कर देंगे, लेकिन उस सर्वे के आंकड़े का इस्तेमाल हमें करना होगा, हम करना चाहेंगे। हम डेटा कलेक्शन एजेंसी नहीं है कि आपके लिए सर्वे किया और आपको दे दिया और हम चुप बैठेंगे। हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उस पर आर्टिकल लिखेंगे, पब्लिक डोमेन में डालेंगे। आपको मंजूर है? कहते नहीं 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 नहीं, ऐसा सर्वे तो हमें नहीं कराना था, ये तो हमें अपने लिए चाहिए। तो कई बार आते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग आते हैं, लेकिन फिर जब हम उनको संस्थागत तौर पर जो शर्तें मतलब मैंडेट है संस्था का, वो बताते हैं कि हमें करने में कोई हर्ज नहीं है। एक तो चीज़ें कागज पे होंगी, एक MOU होगा, पैसे ऑफिस के अकाउंट में आएंगे। तो कहते ऐसे तो नहीं होता है पार्टी का सर्वे, तो इसी के लिए तो हम पार्टी का नहीं करते हैं। और दूसरी शर्त, सबसे बड़ी शर्त, डेटा का अधिकार हमारे पास भी होगा, हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे, रिसर्च के स्टूडेंट इस्तेमाल करेंगे, और हम उसको अपने लेखन में, टीवी के कार्यक्रमों में और पब्लिक डोमेन में डालेंगे। इसी वजह से हमारे साथ नहीं होता। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किस देश में सर्वेक्षण एजेंसियों में है? अमेरिका में, यूरोप में, कहाँ पर है एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहाँ एक हद तक? देखिए, ऐसा नहीं है कि यूके का पिछले दिनों जिसकी चर्चा हो रही थी, यूके में बहुत एक्यूरेट हुए हैं। हाँ, जो इलेक्शंस में, पिछले 5-6 इलेक्शंस में जी, तो यूके में एक्यूरेट है काफ़ी। यूएसए में तो उतना एक्यूरेट पिछले दिनों देखने को नहीं मिला। लेकिन हम बार बार हमें ये देखना चाहिए कि हम इंडिया के सर्वेक्षणों को यूके, यूएस, जर्मनी से नहीं, क्योंकि सब जगह की इलेक्टोरल सिस्टम अलग है, इलेक्टोरल सिस्टम अलग है, डेमोग्राफी अलग अलग है, डेमोग्राफी अलग है। सबसे बड़ी बात है कि डेमोग्राफी अलग है। हम कहने को तो कहते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक चुनाव हो रहा है, लेकिन आप देखें कि क्या वो एक चुनाव है? नेचर ऑफ कंटेस्ट तमिलनाडु में बहुत अलग है, तमिलनाडु के बगल में आइए केरल में अलग है, केरल की पार्टी तमिलनाडु में नहीं है, और तमिलनाडु की पार्टी आपको कर्नाटक में दिखाई नहीं पड़ेगी। कर्नाटक से जैसे ही आप तेलंगाना पहुंचे तो वहां कोई और ही पार्टी है, और तेलंगाना से आंध्रा में आए कोई और ही 2 पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी और आंध्रा से बंगाल पहुंचे वहां कोई और ही पार्टी है, बंगाल से उड़ीसा पहुंचे कोई और ही पार्टी है। आप देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव जीती, बड़े थम्पिंग मेजॉरिटी जीती। बगल में गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव में उसके बाद वोट नहीं तो जाते हैं। हाँ, तो चलिए संजय जी, आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आप हमारे अमर उजाला के इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में आए, amarujala.com में, खरी बात के इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो दर्शकों, ये थे संजय कुमार जी, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विशेषज्ञ, CSDS के डायरेक्टर। अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।